Hello students, today we learn chapter first solid state in chemistry. We know that the matter exists in three states: solid, liquid and gas. And the solid is the most stable state. We see the arrangement in solid in this picture. The particles are closest in this picture, and so the arrangement is fixed. Now we learn the general characteristics of solid. The most stable state of given substance depends upon the net effect of two opposing factors. तो स्टेबल स्टेट होती है सॉलिड. तो सॉलिड क्यों स्टेबल स्टेट है? बिकॉज उसके ऊपर दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एंड द इफेक्टिंग फैक्टर्स आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द थर्मल एनर्जी, यानी कि उसके अंतराण्विक आकर्षण बल और उसमें उसकी ऊष्मीय ऊर्जा. ये दोनों क्या होती है उसकी स्टेबल स्टेट के लिए इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं. तो अब ये क्या करते हैं ये देखते हैं. दीज आर इंटरमोलिकुलर फैक्टर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर, एंड द थर्मल एनर्जी विच टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर. तो अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स यानी कि अणु, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस को क्या करते हैं, क्लोजर यानी कि नज़दीक रखने की, पास पास रखने की कोशिश करते हैं. और थर्मल एनर्जी क्या करती है, उनको दूर रखने की कोशिश करती है. व्हेन द थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज द पार्टिकल्स आर गोज अवे टू ईच अदर, यानी कि थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. और एक दूसरे से दूर चले जाने के कारण उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है. दूसरी बात देखें हम कि व्हेन द थर्मल एनर्जी डिक्रीजेस, तो थर्मल एनर्जी यदि उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो क्या होता है उसमें उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजर हो जाते हैं, एंड दे आर द हैविंग हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड getting the fixed definite geometry. So the solid state having a stable state. तो ये हमको क्लियर हो गया है यहाँ पे. चलिए अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं. तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डेफिनेट मास. दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. तो ये हमने क्या लिया है इसमें, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें उनका मास यानी कि द्रव्यमान, आयतन और उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है. दूसरी प्रॉपर्टी हम उसकी देखें तो हैविंग इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट. उनके जो अंतराण्विक जो दूरियां होती है, डिस्टेंस होता है, वो कैसा होता है, बहुत कम होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा होते हैं, प्रबल होते हैं. एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, उनकी जो स्थितियाँ होती है वो निश्चित होती है, और वे कण केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, यानी ऑसिलेट होते रहते हैं. उनकी जो मध्य स्थिति होती है यानी कि मीन पोजीशन जो होती है उसके आसपास वो क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं. एंड दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड. तो वो कैसे होते हैं, कॉम्प्रेस नहीं होते हैं और रिजिड होते हैं, यानी कि असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं. तो ये इसकी क्या हो गई है, सामान्य जो अभिलक्षणिक गुण होते हैं, यानी कि जनरल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है. ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड
in crystalline or amorphous solid on the basis of nature of order present in the arrangement of their constituent particles। यानी कि जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसके आधार पर हम सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से हैं वो? अमorphous एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उनका जो अरेंजमेंट है वो देखिए आप, पार्टिकल्स का कैसा है, बिल्कुल फिक्स्ड है। और फिक्स्ड होने के कारण वो निश्चित जगह पे प्रेजेंट है यहाँ पे। और एमोरफस सॉलिड में देखिए आप क्या हो रहा है, उनके जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, अलग अलग है। उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, डेफिनेट नहीं है। और इस तरह का होने के कारण इनका जो आकार होता है, ज्योमेट्री होती है, वो किसकी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, हमारी फिक्स्ड नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित ज्यामिति होती है इनकी। चलिए अब इनके हम एग्जाम्पल देखें तो जो सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज होता है जो, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट द glass, rubber and plastics are amorphous solid। तो what is the meaning of amorphous? तो amorphous का meaning क्या होता है? तो amorphous comes from the Greek word and amorphous meaning no form। उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि आकृति नहीं होना। और एमोरफस की और दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है हमारा क्वार्ट्ज का। ये क्वार्ट्ज का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए आप, क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर में हमारी ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है, इसकी फिक्स्ड है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये किसका है, क्वार्ट्ज ग्लास का है। तो क्वार्ट्ज ग्लास के स्ट्रक्चर में हमारी ज्योमेट्री कैसी है, प्रॉपर नहीं है। और ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं होने के कारण इसका जो शेप है वो कैसा हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिफरेंस। तो एमोरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका जो डिफरेंस है वो सबसे पहले शेप की बात करें हम तो शेप, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्री, शेप एंड इरेगुलर शेप। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनके ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है। और एमोरफस की बात करें तो उसकी कैसी होती है, इरेगुलर शेप होता है। चलिए अब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना शुरू करता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एक निश्चित ताप के ऊपर क्या होते हैं, पिघलना शुरू करते हैं। एंड एमोरफस सॉलिड्स ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, और ताप के साथ में ये धीरे धीरे नरम भी पड़ने लगते हैं। अब क्लेवेज प्रॉपर्टी, क्लेवेज प्रॉपर्टी की बात करें यानी कि विदलन गुण, ये दिखाई दे रही है हमको प्रॉपर्टी। तो क्लेवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम कहीं से काटते हैं तो क्या होता है, वो कटने के बाद में जो उसकी सरफेस होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ होती है। और जो एमोरफस सॉलिड होता है तो उसकी बात करें तो व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विथ इरेगुलर सरफेस। तो जो हमारा एमोरफस सॉलिड होता है उसको काटने पर उसकी जो सरफेस आती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि वो निश्चित आकार में नहीं कटता है, वो अनिश्चित आकार में उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब हीट ऑफ फ्यूज़न देखें तो दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो उसकी जो गलन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। और एमोरफस सॉलिड की जो गलन एंथैल्पी होती है वो
निश्चित नहीं होती है, तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, तो उसकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। चलिए, अब जो महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड की, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, हम उसकी बात करते हैं। वो होता है इनका एनिसोट्रॉपी नेचर। तो इसके लिए हमको दो वर्ड समझना है, पहले तो एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। तो एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, तो उसके लिए हम बात करें तो ये डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पे। ये अरेंजमेंट देखिए आप, इसमें देखिए आप अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट में है यहाँ पे। तो अब ये जो पाथवे है यहाँ से यहाँ जाने का, ये पाथवे देखिए आप, और एक ये पाथवे देखिए, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे सेम पार्टिकल है, दोनों तरफ सेम कलर के हैं, यहाँ पे से निकलेंगे तो हम कैसा होगा, एक रेड है फिर ब्लू है, यानी कि ये जो हमारा पाथवे है दोनों तरफ पार्टिकल्स कैसे हैं, अरेंजमेंट अलग अलग है। और एक ये वाला देखिए आप, इसमें जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, बिखरे हुए सब तरफ अलग अलग। तो इसमें हम कहीं से भी चले जाए, हमारा कोई भी पाथवे होगा तो वो कैसा होगा, सेम डिफ़िकल्टी वाला। तो सेम डिफ़िकल्टी वाला पाथवे है ये। अब इसको हम क्रिस्टलाइन में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए आप, ये है हमारा NaCl का क्रिस्टल। NaCl में ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं हमको, ये गोले किसके हैं, ये गोले हैं हमारे Na के। और ये जो ग्रीन वाले दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, Cl के पार्टिकल्स हैं हमारे। तो अब एक Na एक Cl, इस तरह से हमारे अरेंजमेंट है। अब पाथवे, वी डिस्कस द पाथवे AB एंड द पाथवे AB हैविंग द डिफरेंट पार्टिकल्स इन द बोथ साइड। तो यहाँ पे हम देखें दोनों तरफ हमारे जो पार्टिकल्स है Na और किसके, Cl के, वो कैसे हैं, इधर पूरे Na के हैं तो इधर पूरे किसके हैं, हमारे Cl के पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से अब यहाँ देखें तो C और D की ओर, तो एक Na का है तो एक Cl का है। तो इस तरह से देखिए आप अलग अलग हैं दोनों तरफ। फिर यहाँ पे एक Cl है तो एक Na है, एक Na है तो एक Cl है। इस तरह से दोनों तरफ हमारे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, अलग सेम अलग अलग हैं। तो ये जो CD पाथवे है, तो यहाँ पे एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, उसके कारण उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, डिफ़र हो जाती है। यहाँ पे जो AB पाथवे उस पर पार्टिकल्स दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टी होने के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या हो जाता है, वो एनिसोट्रॉपी नेचर होता है। तो एनिसोट्रॉपी नेचर क्यों होता है, एनिसोट्रॉपी इन क्रिस्टल्स इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अलग अलग दिशाओं में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने के कारण उसका नेचर हर दिशा में कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपी नेचर कहते हैं। तो अब हम इनका क्या देखेंगे, डिफरेंस देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are anisotropic in nature, that is some of their physical properties like electrical resistance or refractive index shows different values। तो हमने अभी देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, हर पाथवे की दोनों तरफ पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट नेचर होने के कारण उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैसा हो जाते हैं, उसकी वैल्यू कैसी आती है, अलग अलग आती है। व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल्स, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शंस में मेज़र करने पर अलग अलग आती है। दिस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसा क्यों होता है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में उनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होने के कारण ये वैल्यूज़ हमारी कैसी होती हैं, डिफरेंट आती है। चलिए, अब हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक यानी कि समदैशिक, हिंदी में जिसको बोले हम, तो देयर प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कौन सी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी, refractive index and electrical conductivity are same in all directions।
तो सभी दिशाओं में ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, समान होती है। और समान क्यों होती है, क्योंकि it is because there is no long range order in them and arrangement of particles is not definite along all the directions। तो ये जो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो सभी दिशाओं में कैसे होता है, समान नहीं होता है। इसके कारण उनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी आती है, सेम आती है। हैंस द ओवरऑल अरेंजमेंट बिकम्स इक्विवेलेंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो सभी दिशाओं में उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, समान होने के कारण वो क्या हो जाता है, उनके सभी गुण कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शंस। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी दिशा में आप नापेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ये कैसी रहेगी, सेम। ये इसमें आपने इस पिक्चर में हमने देखा था कि ये सारी डायरेक्शन में कहीं भी चले जाएं हम तो क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सभी दिशाओं में, किसी भी दिशा में रेंडमली हम देखेंगे तो क्या हो जाती है, सेम आएगी। जबकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसमें सभी डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन ले लें, ये डायरेक्शन ले लें, सभी में किसी आएगी, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आती है हमारी। तो इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा क्रिस्टलाइन में दो जो टाइप्स होते हैं, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसका डिफरेंस हम सभी एंगल से देख चुके हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।